कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, यार ये शब्द हम सब ने कितनी ही बार सुने होंगे, है ना? पर क्या हम सच में जानते हैं कि इनका हमारी जेब पर, हमारी नौकरी पर और यहाँ तक कि हमारे फ्यूचर पर कितना गहरा असर पड़ता है? देखिए, ये सिर्फ पॉलिटिकल डिबेट्स के लिए बड़े बड़े शब्द नहीं हैं। ये तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिन पर हमारी पूरी दुनिया चल रही है। तो चलिए आज इन इज़म्स को जरा आसान भाषा में डिकोड करते हैं। कभी सोचा है कि आपकी सुबह की चाय का कार्ल मार्क्स से क्या लेना देना हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, राइट? लेकिन यकीन मानिए, आपकी चाय में पड़ी चीनी की कीमत से लेकर जिस सड़क पर आप गाड़ी चलाते हैं, ये सब कुछ कहीं ना कहीं इन्हीं तीन बड़ी विचारधाराओं से तय होता है। ये हमारी जिंदगी के वो अदृश्य धागे हैं जो सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। तो देखिए, आज हम इस सफर में क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले हम उस एक बुनियादी सवाल पर जाएंगे जहां से ये सारी कहानी शुरू हुई। फिर कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और कम्युनिज्म के ब्लूप्रिंट्स को समझेंगे, एकदम साइड बाय साइड। इसके बाद हम थ्योरी से निकलकर असल दुनिया में देखेंगे कि ये काम कैसे करते हैं। भारत के मिक्स्ड रास्ते को जानेंगे और आखिर में ये भी सोचेंगे कि भाई भविष्य में क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए एकदम जड़ से, बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। इन सभी इज़म्स के आने से बहुत बहुत पहले एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल था। हम इंसानों को एक समाज के तौर पर एक साथ कैसे रहना चाहिए? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए पुराने दार्शनिकों ने एक बड़ा कमाल का थॉट एक्सपेरिमेंट किया। जरा सोचिए, अगर कोई सरकार ना हो, कोई कानून ना हो, कोई समाज ना हो, जिसे उन्होंने कहा स्टेट ऑफ नेचर, तो हम और आप कैसा बर्ताव करेंगे? क्या हम स्वभाव से एक दूसरे की मदद करने वाले हैं या फिर स्वार्थी हैं? अब थॉमस हॉब्स का नजरिया तो इस मामले में काफी डार्क था। उनका मानना था कि बिना किसी पावरफुल राजा या सरकार के हम सब बस लड़ते झगड़ते रहेंगे, हर तरफ अफरा तफरी होगी। उनकी नज़र में ऐसी जिंदगी अकेली, गरीब, घिनौनी, पाशविक और छोटी सी होकर रह जाएगी। बड़ा ही निराशावादी नजरिया है ना? इसीलिए वो एक बहुत मजबूत सरकार के हक में थे। लेकिन हर कोई इतना निराश नहीं था। जॉन लॉक थोड़े ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे। उन्होंने कहा कि अरे नहीं, स्टेट ऑफ नेचर में भी हमारे पास कुछ कुदरती अधिकार होते हैं, जैसे जीने का अधिकार, आज़ादी का अधिकार। समाज इसलिए बनता है ताकि हमारे इन अधिकारों की रक्षा हो सके, और इसके लिए हम अपनी थोड़ी सी आज़ादी सरकार को सौंप देते हैं। पर हाँ, ये कोई ब्लैंक चेक नहीं है। और फिर आए जॉन जैक रूसो। उनका मानना था कि इंसान तो स्वभाव से एकदम शांतिप्रिय और अच्छा है। ये तो समाज और खासकर प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब ये मेरा है वो तेरा है वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो लोगों में असमानता, लालच और भ्रष्टाचार पैदा करता है। और बस यहीं से इन आइज़म्स की असली बहस की जमीन तैयार हो जाती है। तो इसी फिलोसॉफिकल बहस से निकले तीन बड़े जवाब, या यूं कह लें कि समाज को चलाने के तीन अलग अलग ब्लूप्रिंट्स: कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और कम्युनिज्म। चलिए अब इन तीनों को आमने सामने रखकर इनके डीएनए को समझते हैं कि आखिर ये है क्या। सबसे पहला और सबसे बड़ा फर्क, मालिक कौन है? कैपिटलिज्म में सोचिए कि आपके शहर की फैक्ट्री, दुकानें, जमीन, ये सब प्राइवेट लोगों या कंपनियों की हैं। यहाँ पर्सनल फ्रीडम और ओनरशिप सबसे जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ सोशलिज्म और कम्युनिज्म में वही फैक्ट्री और दुकानें सरकार की या फिर पूरे समाज की कलेक्टिव प्रॉपर्टी मानी जाती हैं। यहाँ समाज का भला इंडिविजुअल से ऊपर है। अच्छा, अब दूसरा सवाल, फैसले कौन लेता है? कैपिटलिज्म में बाजार ही बॉस है, मतलब सप्लाई और डिमांड तय करते हैं कि कौन सी चीज बनेगी और कितने में बिकेगी। किसी को ऊपर से बताने की जरूरत नहीं। वहीं सोशलिज्म और कम्युनिज्म में सरकार एक बड़े सीईओ की तरह काम करती है। एक सेंट्रल प्लानिंग कमेटी तय करती है कि देश को किस चीज की कितनी जरूरत है और उसे कैसे बनाना है। और तीसरा, सबसे जरूरी फर्क, पैसा कैसे बंटता है। देखिए, कैपिटलिज्म में आप जितना रिस्क लेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतना कमा सकते हैं। तो जाहिर है यहाँ असमानता होगी। प्रॉफिट ही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। वही सोशलिज्म और कम्युनिज्म का लक्ष्य है दौलत का बंटवारा ज्यादा बराबरी से करना, ताकि अमीर और गरीब के बीच का फासला कम हो सके। यहाँ समाज की भलाई को मुनाफे से ऊपर रखा जाता है। और आखिर में सरकार की भूमिका क्या है? कैपिटलिज्म में सरकार का रोल एक रेफरी जैसा है। बस खेल के नियम बनाओ और देखो कि सब उन्हें मान रहे हैं या नहीं। ज्यादा दखलंदाजी नहीं। लेकिन सोशलिज्म और कम्युनिज्म में सरकार सिर्फ रेफरी नहीं है, वो तो कोच, मैनेजर और खिलाड़ी सब कुछ है। उसका कंट्रोल इकोनॉमी से लेकर जिंदगी के लगभग हर पहलू पर होता है। तो ये सब तो हो गई किताबी बातें, थियोरी। लेकिन क्या असल दुनिया में चीजें इतनी ब्लैक एंड व्हाइट होती हैं? शायद,
नहीं। चलिए अब देखते हैं कि हकीकत की दुनिया में ये सिस्टम कैसे नजर आते हैं। सच तो ये है कि आज की दुनिया में कोई भी देश 100% प्योर कैपिटलिस्ट या प्योर कम्युनिस्ट नहीं है। ज्यादातर देश एक तरह का मिक्स मेन्यू अपनाते हैं। जैसे अमेरिका जो कैपिटलिस्ट है, वहां भी आपको सरकारी हेल्थ सर्विसेज जैसी सोशलिस्ट पॉलिसीज मिल जाएंगी। और स्वीडन जैसा सोशलिस्ट देश, वहां भी एक बहुत मजबूत प्राइवेट सेक्टर है। मतलब दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, ये पूरी तरह ग्रे है। और इस मिक्स्ड अप्रोच का, इस मिले जुले रास्ते का सबसे बड़ा और दिलचस्प उदाहरण शायद हमारा अपना देश भारत है। तो आज़ादी के बाद भारत ने कौन सा रास्ता चुना? कैपिटलिज्म का या सोशलिज्म का? भारत ने चुना मिक्स्ड इकोनॉमी का रास्ता, यानी बीच का रास्ता। इसका मतलब क्या है? मतलब थोड़ा कैपिटलिज्म, थोड़ा सोशलिज्म। एक तरफ आपको रिलायंस और टाटा जैसे बड़े बड़े प्राइवेट जायंट्स दिखते हैं जो इनोवेशन करते हैं, जॉब्स बनाते हैं। तो दूसरी तरफ सरकारी बैंक हैं, हमारी रेलवेज हैं, तेल कंपनियां हैं, जो देश की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी हैं, जो स्थिरता और आम आदमी तक पहुंच सुनिश्चित करती हैं। ये एक बैलेंस बनाने की कोशिश है, जहां कैपिटलिज्म का ग्रोथ इंजन भी हो और सोशलिज्म का सोशल सेफ्टी नेट भी। तो हमने अतीत की बात कर ली, आज की बात भी कर ली, लेकिन अब सवाल है भविष्य का। क्या ये 20वीं सदी के आइजम्स हमारी इस 21वीं सदी की एआई ड्रिवन दुनिया के लिए काफी हैं? जरा सोचिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिप्टो और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हमारी दुनिया को कितनी तेजी से बदल रहे हैं। ये मालिकाना हक, मतलब ओनरशिप, काम और कम्युनिटी, इन सब की पुरानी परिभाषाओं को तोड़ रहे हैं। जब एक एआई आपकी नौकरी कर सकता है, या जब आपका पर्सनल डेटा ही दुनिया की सबसे कीमती चीज बन जाए, तो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के पुराने नियम कैसे काम करेंगे? तो सवाल ये उठता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, दौलत और ताकत के मायने बदल रही है, क्या हमें समाज को चलाने के लिए एक बिल्कुल नए आइज़म की ज़रूरत पड़ेगी, एक नए ब्लूप्रिंट की? इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।